जरा सोचिए, एक ऐसी पॉलिसी जो पूरी की पूरी फार्मा इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दे। ये कोई कोरा ख्याल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी हलचल की शुरुआत है। और ये रही वो बड़ी खबर, इंपोर्टेड दवाओं पर सीधा 100% का नया टैरिफ। मतलब रातों रात उनकी कीमत हो जाएगी दोगुनी। और यकीन मानिए, इस एक कदम ने पूरे बाजार में खलबली मचा दी है। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना सख्त कदम उठाया क्यों गया? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। देखिए, बात असल में ये है कि अमेरिका अपनी ज़रूरी दवाओं के जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिन्हें एपीआईज कहते हैं, उनके लिए दूसरे देशों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, करीब करीब 1/3 एपीआईज चीन और भारत से आते हैं। और यही चीज़ सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ी कमजोरी पैदा कर देती है। तो ये 100% टैरिफ वाली पॉलिसी आखिर है क्या, और इसका असली मकसद क्या है? आइए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। इस पूरी योजना के दिल में है मोस्ट फेवर्ड नेशन या MFN प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अमेरिका दवाओं के लिए उतनी ही कीमत देगा जितनी सबसे कम कीमत दूसरे अमीर और विकसित देश दे रहे हैं, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं। मतलब सरकार चाहती है कि दवाओं के लिए जो ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं, उस सिलसिले को ही खत्म कर दिया जाए। और ये समझने के लिए कि ये इतना जरूरी क्यों है, जरा ओजेम्पिक जैसी दवा का उदाहरण देखिए। न्यूयॉर्क में इसकी कीमत है $1300, और वही दवा, सेम दवा, लंदन में मिलती है सिर्फ $88 में। ये फर्क देख रहे हैं? ये वाकई हैरान करने वाला है। MFN पॉलिसी का निशाना बिल्कुल यही चीज है। वैसे तो ये कोई बिल्कुल नया आइडिया नहीं है, लेकिन इसका जो ये नया रूप है ना, ये कहीं ज्यादा पावरफुल है। 2020 में भी एक कोशिश हुई थी, पर वो कानूनी पचड़ों में फंस गई। लेकिन इस बार 2025 वाला ये वर्जन बहुत बड़े पैमाने पे है। ये सिर्फ सरकारी प्रोग्राम्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे मार्केट को टारगेट कर रहा है। तो ये पॉलिसी सिर्फ कागजों पर नहीं है, इसका असर जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। तो चलिए देखते हैं इस खेल में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और सबसे जरूरी, आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। इस टैरिफ की धमकी का असर देखिए। दवा इंडस्ट्री ने अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को बनाने और बढ़ाने के लिए $270 बिलियन, जी हां, $270 बिलियन के भारी भरकम निवेश का वादा किया है। इसे अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल रीशोरिंग मूवमेंट्स में से एक माना जा रहा है। और यहां जो बात सच में ध्यान खींचती है, वो है इंडस्ट्री का रिएक्शन। एली लिली, जॉनसन एंड जॉनसन, ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब, ये सारे बड़े नाम अरबों खरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि इंडस्ट्री इस पॉलिसी को कितनी ज्यादा सीरियसली ले रही है। तो इस पूरी उथल-पुथल में कौन फायदे में है और कौन नुकसान में? देखिए, वर्टेक्स फार्मा जैसी कंपनियां, जिनका सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में ही है, वो तो साफ साफ विनर हैं। एली लिली भी अपने बड़े निवेश की वजह से अच्छी पोजीशन में है। लेकिन दूसरी तरफ GSK और डॉक्टर रेड्डीज लैब्स जैसी कंपनियां, जो विदेशों में प्रोडक्शन पर ज्यादा निर्भर हैं, उन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन चलिए, कंपनियों से हटकर अब बात करते हैं आम लोगों की, क्योंकि असली असर तो उन पर पड़ता है। खास तौर पर उन 2,74,00,000 अमेरिकियों के बारे में सोचिए, जिनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। उनके लिए तो ये टैरिफ किसी तबाही से कम नहीं हो सकता। पहले से ही ऊंची कीमतों की वजह से 30% लोग अपनी दवाएं ठीक से नहीं ले पाते, और अब ये संकट और भी गहरा सकता है। ठीक है, टैरिफ की बात तो खूब हो रही है, सुर्खियां भी बन रही हैं, पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ फैक्ट्रियों को वापस अमेरिका ले आना ही असली सॉल्यूशन है? एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि असली समस्या इससे कई ज्यादा गहरी और जटिल है। और यहीं पर हम एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या दवाओं की सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए सिर्फ एक टैरिफ की दीवार खड़ी कर देना ही काफी है, या फिर हमें इस पूरी समस्या को एक बड़े और ज्यादा व्यापक नजरिए से देखने की जरूरत है? हेल्थ पॉलिसी के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी ठीक यही बात कह रहे हैं। ड्यूक मॉर्गालिस इंस्टीट्यूट का साफ कहना है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को अमेरिका में ले आने से दवा की कमी वाली समस्या हल नहीं होने वाली। ये कोई जादुई खड़ी नहीं है, मामला इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो फिर एक बेहतर स्ट्रैटेजी हो क्या सकती है? एक्सपर्ट्स एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच की बात करते हैं। मतलब पहले तो पूरी सप्लाई चेन को ठीक से समझो, फिर घरेलू खरीद को बढ़ावा दो, सही जगहों पर इन्वेस्ट करो, और जो सबसे जरूरी है, दुनिया के दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करो। और ये जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है ना, ये बहुत ज़रूरी है।
अकेले चलने के बजाय अमेरिका अगर अपने साथी देशों के साथ मिलकर काम करे तो एक ज़्यादा डाइवर्स और सुरक्षित ग्लोबल नेटवर्क बना सकता है। बायो5 कोएलिशन जैसी पार्टनरशिप इसका एक अच्छा उदाहरण है, जहां देश मिलकर अप्रूवल प्रोसेस को तेज करने और ज़रूरी दवाओं पर तालमेल बिठाने का काम कर सकते हैं। तो घूम फिर कर बात एक बुनियादी सवाल पर आके टिक जाती है। एक तरफ है सप्लाई चेन की सुरक्षा और दूसरी तरफ है लागत। इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए? जब हम इन बड़ी बड़ी और मुश्किल नीतियों की बात करते हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इन सबके केंद्र में क्या है। वो दवाएं जिन पर लाखों लोगों की जिंदगी निर्भर करती है। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का खेल नहीं है, ये लोगों की सेहत का सवाल है। चलिए इसे एकदम साफ साफ समझते हैं। एक तरफ है विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भर रहने के साफ साफ खतरे, और दूसरी तरफ है घरेलू मैन्युफैक्चरिंग जिसे वापस लाने में 5 से 10 साल लग सकते हैं और खरबों का खर्चा आ सकता है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। दवाओं की सप्लाई को सुरक्षित करना तो जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस बदलाव की जो भारी कीमत होगी वो आखिर चुकाएगा कौन? बड़ी बड़ी कंपनियां या आम लोग ज्यादा दाम देकर, या फिर टैक्स पेयर्स सब्सिडी के रूप में? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में ढूंढना होगा।